अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जम्मू के स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के दरमियान अब तिजारती जंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दो बड़ी माशरतें अमेरिका और चीन, दोनों मुल्कों के दरमियान अब तिजारती जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप के टैरिफ पर चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिकी मसनूआत पर 84% महसूलात आयद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ से जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही टैरिफ आयद किया था, उसमें बढ़ोतरी की थी, लेकिन चीन ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीन ने भी 84 यानी 84% महसूलात आयद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिकी मसनूआत पर ये महसूलात 10 अप्रैल यानी कल से बाज़ाब्ता तौर पर लागू होंगे। तो इस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान फिलहाल तिजारती जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तिजारती महसूलात के मामले पर दुनिया की दो बड़ी माशरतों अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, जहां दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर महसूलात आयद करने का सिलसिला मजीद आगे बढ़ गया है। अमेरिका के वाशिंगटन की जानिब से चीन के बीजिंग पर 104% महसूलात आयद कर दिया गया, जिसके जवाब में चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। चीनी वज़ारत खजाना का कहना है कि चीन अमेरिकी मसनूआत पर 84% महसूलात आयद करेगा। चीनी वज़ारत खजाना ने कहा कि इजाफी टैरिफ अमेरिकी अशिया पर कल यानी 10 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर लागू होंगे। आपको याद होगा कि इससे कबल चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 34% टैरिफ लगाने की बात की थी, ताहम अब इसे बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया गया है और चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर 84% टैरिफ लगाने का फैसला कर दिया है। चीन के वज़ीर तिजारत ने भी 12 अमेरिकी इदारों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालकर अमेरिका को जवाब दिया है। इसके अलावा 6 अमेरिकी कंपनियों को नाकाबिले एतमादारों की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा था कि चीन की जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अमेरिका पर हमला करता है तो सदर ट्रंप उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ जवाबी वार करते हैं। यही वजह है कि नस्ब शब्द से चीन पर अमेरिका ने 104% टैरिफ नाफिज कर दिया गया। पहले अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगा दिया गया और अमेरिका की जानिब से चीन पर 104% टैरिफ नाफिज कर दिया गया, लेकिन इसके जवाब में मुंह तोड़ जवाब में चीन ने भी 84% अमेरिकी अशिया पर टैरिफ नाफिज कर दिया है। ताहम अगर अमेरिका ने यह कहा था कि अगर चीन मुज़ाकरात करना चाहता है तो सदर ट्रंप उसका बहुत दिल खोल कर इस्तकबाल करेंगे। इस ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में भी ज़बरदस्त कमी देखी गई। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ चीन से दरामद की जाने वाली अशिया पर 104% इजाफी टैरिफ लगाने का फैसला किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि ये टैरिफ जो अमेरिका की जानिब से चीनी अशिया पर टैरिफ लगाए गए वो 9 अप्रैल से लागू हो गए और जो चीन ने वापसी में टैरिफ लगाए हैं वो कल से नाफिज होंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ की जंग अब मजीद शदीद हो गई है। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपना रहे हैं, जिससे आलमी माशरत पर दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस तिजारती जंग की वजह से कई मजीद ममालिक जो है वो मुतासर हो रहे हैं, उनकी माशरत पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन ये दोनों ममालिक अब सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है और टैरिफ में इजाफा करने का सिलसिला भी जारी है। दो बड़ी माशरतें अमेरिका और चीन दोनों के दरमियान ये टैरिफ पर जंग शुरू हो चुकी है और एक तरफ से जहां अमेरिका ने 104% टैरिफ आयद किया था, वहीं अब चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 84% महसूलात आयद कर दिया है, जो कल से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बात टैरिफ के हवाले से, लेकिन आपको बता दें कि शुमाली अमेरिका के एक मुल्क में बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर नाइट क्लब की छत गिरने से 113 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। ये बड़ा और भयानक हादसा शुमाली अमेरिकी मुल्क डोमिनिकन में पेश आया है, जहां पर जो नाइट क्लब है वहां पर एक मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इस बीच वहां पर छत गिर गई नाइट क्लब की, जिसके नतीजे में अभी तक जो मरने वालों की तादाद है वो 113 तक पहुंच चुकी है। इससे पहले इब्तदाई तौर पर 80 लोगों की इसमें जान चली गई थी, लेकिन अब लगातार हलाकतों में इजाफा हो रहा है और हलाकतों की तादाद 113 तक पहुंच चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद भी 150 के पार हो चुकी है और अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। जख्मियों को अगरचे अस्पताल ले जाया गया है, ताहम वहाँ पर भी वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ शुमाली अमेरिकी मुल्क डोमिनिकन में ये हुआ है, जहाँ पर एक मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें सियासतदान से लेकर कई मशहूर खिलाड़ी इस प्रोग्राम में शामिल थे। लेकिन अचानक यह हादसा होता है, जहां पर नाइट क्लब की छत गिर जाती है। हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई। कई लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल दाखिल कराया गया। नाइट क्लब एक मंजिला इमारत थी। मकामी हुकाम के मुताबिक अब मलबे में किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद कम है। मलबे से जो भी निकलता है उसकी मौत हो चुकी होती है। नाइट क्लब की छत गिरने के तकरीबन 12 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीमें मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में मसरूफ है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद पहले 80 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब लगातार हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जो अब बढ़कर 113 तक पहुंच चुकी है। 155 के करीब लोग जख्मी हैं। मुतासरीन में शुमाली मगरबी रियासत मोंटेकर सिटी की गवर्नर नेल्सी क्रूजो और 7 बार मेजर लीग बेसबॉल के ऑल स्टार नेल्सन क्रूज की बहन भी शामिल है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों में कानूनसाज ब्री विरगास और मिरिंगो गुलूकारा वीबी पेरिस भी शामिल है, जो इस मौसीकी प्रोग्राम में शामिल थे। हादसे के वक्त वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, ताहम कॉन्सर्ट आधी रात से कुछ देर पहले शुरू हुआ और तकरीबन 1 घंटे बाद जब ये मौसीकी का प्रोग्राम उरूज पर था तो अचानक छत गिर गई। ये अभी तक वाज़ा नहीं हुआ कि आखिरी बार इस इमारत का मुआयना कब किया गया था, लेकिन फ़िलहाल बचाव कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। अब भी जिंदा बच जाने वालों की तलाश पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। मुतासरीन की मदद के लिए अनथक कोशिश की जा रही है और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़ा और बड़ा सानहा शुमाली अमेरिका में पेश आया, जहाँ पर नाइट क्लब की छत गिरने से 113 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और फ़िलहाल ज़ख्मियों का इलाज जारी है। लेकिन खबर ये भी है कि ज़ख्मियों में अभी हिलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि ज़ख्मियों में भी कई लोग ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए हैं। चलिए, ये थी कुछ बैन अक़वामी ख़बरें जो हमने आपके सामने रखी। आगे बढ़ते हैं, बात मुल्क की करते और आपको बता दें कि मुल्क में इस वक्त वक़्फ़ तरमीमी बिल पर हंगामा जारी है और इधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल में वक़्फ़ कानून नाफिज नहीं होगा। ये बड़ा बयान और बड़ी खबर कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस कानून को रियासत में नाफिज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बंगाल में ये कानून नाफिज नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बंगाल को मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं होने दिया जाएगा और किसी को जायदाद लेने का हक नहीं है। ये ममता बनर्जी की जानिब से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मगरबी बंगाल में वक्फ एक्ट पर तशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के मुसलमानों को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत उनके अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाएगी।
जैन बरादरी के जरिए मुनक़दा विश्व नौकर महामंत्र डे से खिताब करती हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज किया और इत्तेहाद की वकालत की और जोर देकर कहा कि वो बंगाल में वक़्फ़ बिल को लागू नहीं होने देंगी और वो बंगाल को मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं होने देगी। तृणमूल सरबराह ने कहा कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि वो तमाम मज़ाहब के मकामात पर क्यों जाती है। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी वहाँ जाती रहूँगी अगर उन्हें नुकसान भी पहुँचाया जाए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि बंगाल को तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। जियो और जीने दो का उन्होंने नारा लगाया और कहा कि किसी को किसी की जायदाद लेने का हक नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने साथ 30% मुसलमानों को लेकर चलना चाहती है और उनकी हिफाजत को उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, उनकी जायदाद की हिफाजत की जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले कल मुर्शिदाबाद में वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान उस वक्त झड़प हुई थी जब उन्हें सड़क ब्लॉक करने से रोका गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया था और इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। ताहम आज ममता बनर्जी ने इस हवाले से कहा लोगों से उन्होंने कहा कि वो अमन को बरकरार रखे, किसी भी तरह के एहतजाज में शामिल ना हो जाए और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मगरबी बंगाल में ये कानून नाफिज नहीं होगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है, अब जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग that you should assemble and launch a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते और आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के दरमियान बड़ा मुआहिदा हुआ है। बड़े माहिदे को मंजूरी मिल गई है। 26 राफेल लड़ाका तैयारियों की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है। 63,000 करोड़ रुपए के दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे और 5 साल बाद तैयारे की फराहमी मुतवक्का है। आपको बता दें कि भारत फ्रांस से ये तैयारे खरीदेगा और 26 राफेल लड़ाका तैयारियों की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है। 63,000 करोड़ रुपए के दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं और भारत की जानिब से फ्रांस से ये तैयारे खरीदे जाएंगे और 5 साल बाद इन तैयारियों की जो फराहमी है वो मुतवक्का है। और ये अहम पेशरफ्त 2 मुल्कों के दरमियान हुई है, जहां पर भारत और फ्रांस के दरमियान ये बड़ा मुआहिदा हुआ है। मरकजी हुकूमत ने भारतीय बहरिया के लिए 26 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एक बड़े मुआहिदे को मंजूरी दे दी है। इससे बहरिया के लड़ाका तैयारों का एक बड़ा बेड़ा फराम होगा और इस खरीदारी पर पहली बार जुलाई 2023 में गौर किया गया था, जब वज़ीर दिफा ने फ्रांसीसी हुकूमत से राबता किया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहिदे में बहरी बेड़े की देखभाल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एहलकारों की तरबियत और ऑफसेट जिम्मेदारियों के तहत स्पेयर पार्ट्स की मुकामी तैयारी के लिए एक बड़ा पैकेज शामिल होगा। इन मुआहिदों पर इस माह के आखिर में दस्तखत किए जाने का इम्कान है। जब फ्रांसीसी वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लीकोर भारत का दौरा करेंगे तो उस दरमियान इस डील को फाइनल किया जाएगा, दस्तखत किए जाएंगे, लेकिन मुआहिदे को मंजूरी दे दी गई है।
ज़राए का मानना है कि दिफाई माहदे पर दस्तखत होने के 5 साल बाद तैयारी की फराहमी मुतवक्का है। राफेल एम तैयारियों का ये बेड़ा 2031 के बाद भारतीय बहरिया में शामिल हो सकता है। राफेल एम को दुनिया की जदीद तरीन बहरी लड़ाका तैयारियों में से एक समझा जाता है। ये सफ़र इन ग्रुप के मजबूत लैंडिंग गियर से लेस है, जो जंगी जहाज़ों से टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ के लिए बेहतरीन समझा जाता है। और इसमें फोल्डिंग विंग्स और सख्त हालात डेक लैंडिंग विटल हॉक्स का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत अंडर कैरेज भी शामिल है। राफेल एम तैयारा INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जेट तैयारियों में 22 सिंगल सेटर और 4 ट्वाइन सेटर वेरिएंट शामिल है और ये बुनियादी तौर पर देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर तैनात होंगी। इसके लिए भारत बहर हिंद के इलाके में चीनी सरगर्मियों पर नजर रखने की जरूरत को देखते हुए अपने बहरी हमले की सलाहियत को मजबूत करना चाहता है। बहरिया के सरबराह के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हम अपने ऑपरेशंस के इलाके में किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए अपनी हिकमत अमली को अपडेट कर रहे हैं और तमाम पड़ोसियों की खतरात से निपटने के लिए तैयार है। बहरिया के नए राफेल जेट तैयारी से हिंदुस्तानी फिजाइया की सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह ये एक बड़ी डील, बड़ा मुआहिदा माना जाता है फ्रांस और भारत के दरमियान। 26 राफेल लड़ाका तैयारियों की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है। 63,000 करोड़ रुपए की डील है, जिसको अब लगभग फाइनल हो चुका है इस वाले से। और ये जो तैयारे हैं ये भारत फ्रांस से खरीदेगा और आइंदा 5 सालों के दौरान इन तैयारियों की फराहमी जो है वो मुतवक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 बड़े ऑपरेशंस जारी है। जम्मू सूबे में इस वक्त 2 बड़े इनकाउंटर चल रहे हैं। आपको बता दें कि उधमपुर और किश्तवाड़ में इनकाउंटर चल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था, जिसके बाद ये इनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि ये जो इनकाउंटर चल रहे हैं 3 से 4 या 4 से 5 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जाए मौके पर मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू सूबे में उधमपुर और किश्तवाड़, उधमपुर के जोपर गांव और किश्तवाड़ के छात्रों में ये इनकाउंटर आज शुरू हुए थे। उधमपुर और किश्तवाड़ में ये दोनों इनकाउंटर आखिरी इतला मिलने तक जारी थे और इससे पहले यहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान गोलियों का तबादला भी हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया। इतलात के मुताबिक उधमपुर के जोपर गांव में मिलिटेंट की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्स ने यहां पर ऑपरेशन शुरू किया है। खबर यह भी है कि इस दौरान मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद मिलिटेंट की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। फिलहाल आम शहरी की नकल हरकत पाबंदी लगा दिए गए उस पर, और बताया जा रहा है कि 203 मिलिटेंट यहाँ उधमपुर के जोपर इलाके में हो सकते हैं। इधर किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंट के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर इजाफी नफरी को वहाँ पर तलब किया गया है और आखिरी इतला मिलने तक दोनों मकामात पर गोलियों का तबादला जारी था। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले SSP डोडा इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। देखिए, आज सुबह जो है पुलिस को एक जानकारी मिली कि जोफर गांव जो है पुलिस स्टेशन रामनगर की हदूद में, उसमें कुछ संदिग्ध दहशतवादी देखे गए हैं। इतला मिलते ही जो है SOG उधमपुर की टीम्स रवाना हुई मौके पे और उन्होंने इलाके में सर्च कंडक्ट करना स्टार्ट किया। दौरान सर्च जो है जो छुपे हुए दहशतगर्द थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई, फायर स्टार्ट हुआ और जवाबी फायरिंग भी हमारे लोगों ने की। इसके बाद जो है अदर फोर्सेस को जो भी है वहाँ से मोबिलाइज़ किया गया, CRPF आर्मी की टीम्स को, और भी रीइंफोर्समेंट हमने इलाके में लगाई हुई है। तो अभी रात का वक्त है, अंधेरे में जो है हमने अपने कॉर्डन को स्ट्रेंथन किया हुआ है और जैसे ही हमें
मौका मिलेगा। चलिए सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर उधमपुर से हमारे साथ है और आजिशान किश्तवाड़ से हमारे साथ है। आप दोनों का खैर मकदम। किशोर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। उधमपुर में आप इस वक्त जाए मौके पर मौजूद है। इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या दोबारा वहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है? देखिए, जिस तरह से ये जो रामनगर तहसील का जोफड़ इलाका है, इस इलाके से जो है वो दोपहर के करीब जो है वो सुरक्षा बल और आंतियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है, लेकिन जो फायरिंग थी वो रुक रुक के इस इलाके के अंदर जरूर भी जो शाम होते होते हमने देखी, लेकिन इस वक्त जो फायरिंग है वो फिलहाल जो है वो रुकी है। जिस तरह से एसएसपी उधमपुर का ये साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो थे इस इलाके से इनपुट थे कि इस इलाके के अंदर कई दिन से जो था वो सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो फायरिंग है वो फायरिंग इस वक्त बंद है। लेकिन पूरे इलाके की ही मैं बात करूं, जिस तरह से ये जो कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर है, जिस तरह से लगातार बैक टू बैक जो तहसील रामनगर की ही मैं बात करूं या तहसील मजालता की ही बात करूं, तो इस इलाके के अंदर लगातार कई दिन से जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी था। लेकिन जिस तरह से एसएसपी उधमपुर का ये कहना है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर जो है वो घेरे हुए हैं और पूरे इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी की गई है। लेकिन रात का समय है, रात के समय इस इलाके के अंदर जो पहाड़ी इलाका है, काफी जो जंगल का इलाका है, रात के समय इस तरह से जो है वो इनकाउंटर जहां जो सर्च ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। फिलहाल जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त जो है वो बंद है। किशोर, एक तो ये बताइएगा, जो इससे पहले भी जिस तरह से आपने बताया कि रामनगर के इलाके में जो मुश्तबा अफराद है या मिलिटेंट है उनको देखा गया था, क्या ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं? दूसरा ये, चूंकि अंधेरा है इस वक्त, क्या ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है या ऑपरेशन अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो ऑपरेशन है उसको फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये जो जोफड़ का इलाका है ये काफी पहाड़ी और जंगल का इलाका है। जिस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट आपको पहले बताया कि जो बॉर्डर कठुआ और उधमपुर का ये बॉर्डर है, और ये जो पहाड़ियां हैं ये बसंतगढ़ के साथ भी मिलती हैं, कठुआ के साथ भी मिलती हैं, क्योंकि लगातार जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर लगातार 3 से 4 महीने से सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया गया। लोगों से तलाशी भी ली गई, कई लोगों को जो एनटीपीएस एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। जो जिस तरह से लोग जो है वो इन लोगों को खाने पीने वाली जो वस्तुएं देते थे, जहां रहने की जगह देते थे। लेकिन फिलहाल इस इलाके की मैं ही बात करूं जोफड़ की, तो इस इलाके के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि तहसील मजालता के अंदर कुछ दिन पहले आपने साफ तौर पर देखा था कि रात के समय जो 3 से 4 सस्पेक्ट किसी के घर पर पहुंचते हैं, उनसे खाना जो बनाकर उससे कई घंटे तक वहां पे रहते हैं, कुछ कपड़े वहां से लेकर जाते हैं, कुछ देर के लिए उनको बंदी भी बनाया जाता है। लेकिन अब ये एक जिस तरह से हमने देखा कि ये जोफड़ का इलाका, इस इलाके के अंदर कई दिन से जो है वो हमारे अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं इस इलाके के अंदर पूरी तरह से ये छानबीन की जा रही थी, एक जाल बिछाया जा रहा था कि कब जो ये 2 से 3 जो आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द जो ढेर किया जाए। लेकिन फिलहाल रात का समय है, रात में काफी चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्स को रहते हैं। इस वक्त कोई भी जो है इस तरह की गोलीबारी उस इलाके से अंदर देखने को नहीं मिली है, और एसएसपी उधमपुर का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही सुबह पहली किरण निकलेगी तो उसके बाद जो है वो शुरू से जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जी ठीक है किशोर, आप हमारे साथ बने रहेगा। अजय शान भी हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, चूंकि छात्रों के इलाके में भी आज मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था और फिर वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ था। ताज़ा तफसीलात क्या है उस इनकाउंटर के हवाले से? जरूर, देखिए ये जो एक्सचेंज या फायर हुआ ये दिन को हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास खबरें हैं कि वहाँ कोई फायर तो नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा जो फोर्सेज वहाँ के रश कर दी हैं। एक अपडेट इसमें यह है कि अब से कुछ मिनट पहले ही हमने देखा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट किश्तवाड़ और छात्रों के एरिया में थी, तो बहुत मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल वहाँ पर रिइंफोर्समेंट के लिए किया जा रहा है। जो हमारे पास खबरें हैं कि करीब 10 दिन से उस एरिया में खबरों एक ताजा इनपुट था कि जो आतंकवादी वहां घूम रहे हैं उनको घेरने के लिए वहां फोर्सेस की डेवलपमेंट की गई थी, जिसमें 9 बताया जाता है पैरा कमांडोज हैं, आरआर की टीम्स हैं, और जो लोकल एसओजी ग्रुप है वो उनकी डिफरेंट टीम्स उस जंगल में भेजी गई हैं। और तो आज 2 से 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि जो एक्सचेंज या फायर हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या नुकसान हुआ है वो चीजें भी वहां से क्लियर नहीं है। लेकिन पूरे जिला में कहीं ना कहीं डिफरेंट लोकेशन से इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकवादियों की यहाँ पर मूवमेंट है। लेकिन 14 सितंबर 2024 को एक एनकाउंटर हुआ था छात्रों के इसी इलाके में, जिसमें 2 फौजी जो थे वो शहीद हुए थे। उस बात से काफी दबाव है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर
कि इनको एलिमिनेट किया जाए, लेकिन बार बार वहां पर सर्च ऑपरेशन करने के बाद फायर का एक्सचेंज जरूर होता है कुछ समय के लिए, लेकिन कोई सफलता इनको हाथ नहीं लगी है। और फिलहाल वही स्टेटस आज भी देखने को मिल रहा है कि कोई कामयाबी हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन रीएनफोर्समेंट, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट हमने देखी है जो उस तरफ चले गए हैं, तो हो सकता है कि कल सुबह फिर जो वहां कुछ और ताजा ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। लेकिन जो कार्डन ऑफ है वो ज्यों का त्यों वहां बना है और कहीं ना कहीं जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है जिस तरफ आतंकवादी भागे हुए हैं। जी जरूर। बिल्कुल अजय शान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की निगरानी की जा रही है, तो ये भी बताइएगा कि क्या ये माना जाए चूंकि दोपहर के बाद या सहपहर के बाद उसके बाद फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट फरार भी हो सकते हैं? देखिए, जो हमारी बात हुई है कुछ ऑफिसर से, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि घना जंगल है। अगर आप एरियल सर्वेलेंस भी करते हैं तो उसमें भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती, क्यों काफी घना और बड़े बड़े पेड़ उस इलाके में है। और जो आतंकवादी हैं, जहाँ कुछ जो कोठे जिनको हम कहते हैं कि कच्चे कोई शेल्टर होते हैं, वहां पर शरण लेते हैं, या पहाड़ी के अंदर जो एक सुरंग जैसी बनी होती है, कहीं पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं, तो उनको ट्रेस आउट करना काफी कठिन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं। ये कहना गलत होगा कि 10 दिन से, हम ये कह सकते हैं कि कई महीनों से उस एरिया को कॉर्डन अप करके रखा हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, सिविलियन की मूवमेंट वहां पर रोकी गई है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आई हैं मिलिटेंसी जो नए रूप से सामने देखने को मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं अटैक करके भाग रहे हैं और फोर्सेस हालांकि उनका पीछा कर रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साथ साथ किया जा रहा है इस तरफ से भी, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में कामयाबी जरूर सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी तक उस तरह की कामयाबी हाथ लगती हुई नजर हमें आ नहीं रही है। ठीक है किशोर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इससे पहले भी जो मजाला था कि इलाके में मिलिटेंट को देखा गया, और अब ये जोपर का इलाका है जहाँ पर फिर से मिलिटेंट को देखा गया है, तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ये जो मिलिटेंट है ये शिफ्ट हो रहे हैं, ये क्या ये माना जाए कि एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो बसंतगढ़ या मजालता का ये जो इलाका है, यहाँ पे पहले भी इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली हैं, क्योंकि यही रास्ते जो चुने जाते थे, क्योंकि जिस तरह से अगर कठुआ जब ये इस तरह के जो दहशतगर्द थे वो इंटर होते तो यही रास्ते, पुराने रास्ते चुने जाते थे। लेकिन ये जो जोफड़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर कई सालों से जो शांत इलाका था, लेकिन अभी फिलहाल यही इलाका जो है वो इस बार इनकी तरफ से रास्ता वही चुना गया है। लेकिन दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो मजालता तहसील के अंदर किसी के घर जो दहशतगर्द वहां पे पहुंचे थे, कहीं ना कहीं ये जो इनपुट जो है वो लोगों द्वारा दी गई है, कैसे यहाँ पे पहुंचे, अब ये पूरी तरह से जो अलग अलग एजेंसियां हैं इन इलाकों के अंदर पहुंची हैं। और कई दिन से, आज की ही मैं बात नहीं करूंगा, लगातार 5 से 6 महीने से जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे, इस इलाके के अंदर पूरी तरह से जंगलों को खंगाला जा रहा था। जो लोग इनको अपने घर में ठहरने के लिए जगह देते थे, उनको भी कहीं ना कहीं जो है उसकी पूछताछ जो थी वो जारी थी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो जोफड़ का इलाका है, ये जिस इलाके के अंदर जो इनकाउंटर कुछ देर पहले जो दिन के समय हुआ था, ये पूरा का पूरा जो नाला है, यहाँ पे जो रोड से कम जो नीचे आपको बताऊं कोई 10 से 20 किलोमीटर की दूरी का ये इलाका है, जहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन चलाना भी वो भी किसी खतरे से कम नहीं है। फिलहाल रात का समय है, रात के समय इस तरह का खतरा जो है वो सिक्योरिटी फोर्स नहीं ले सकती। अब ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि अगर 2 से 3 आतंकी यहाँ पे इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं, वो यहाँ पे इस एरिया में कैसे पहुंचे, ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर अभी भी जो है बैक टू बैक, मैं तहसील मजालता की ही बात करूं या तहसील रामनगर की ही बात करूं या डूडू बसंत की गढ़ की ही बात करूं, तो इन इलाकों के अंदर जो है हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है इस इलाके के अंदर जो है वो पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान, आपका भी शुक्रिया, और किशोर आपका भी शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दोनों नुमाइंदे तफसीलात फराहम कर रहे थे उधमपुर और किश्तवाड़ से। जो ताज़ा सूरत हाल है उस हवाले से बता रहे थे कि जो सहपहर के बाद गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ, उसके बाद फिर से मिलिटेंटों से रब्ता नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली है दोनों अतराफ से। लेकिन ऑपरेशन अगरचे अंधेर की वजह से कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन को जो है दोबारा शुरू किया जाएगा। और
मिलिटेंट को ज़ेर करने के लिए ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है और मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को इन जगहों पर तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की असम्बली की करते हैं और असम्बली की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बजट इजलास का आखिरी दिन था, लेकिन आज का दिन भी हंगामे के नज़र हो गया। 2 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है और आज उम्मीद की जा रही थी शायद आखिरी दिन है तो कुछ मामलों पर बात हो पाएगी, लेकिन आज का दिन भी हंगामे के नज़र हुआ। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज तीसरे और आखिरी दिन भी हंगामा हुआ, जिसके बाद असम्बली गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। आपको बता दें कि वक़्फ़ कानून पर जम्मू कश्मीर के असम्बली में आज जब तीसरे और आखिरी रोज़ भी हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर जो है अब्दुल रहीम रथर, उन्होंने असम्बली को फ़िलहाल गैर मुआयना मुद्दत के लिए उन्होंने असम्बली को मुअत्तल कर दिया है। आपको बता दें कि बजट सेशन का आज आखिरी दिन था। 3 मार्च से इस बजट सेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2 दिनों से जब दूसरे मरहले की शुरुआत हुई तो 2 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा था और आज का दिन भी हंगामे के नज़र हो गया, जिसके बाद ये असम्बली जो है फ़िलहाल गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और आज ख़ास बात ये भी थी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आखिरी ये इजलास का आखिरी दिन था तो रिवायत ये रही है कि इजलास के आखिरी दिन वज़ीर आला मौजूद रहते हैं, अपने वो आखिर पर खिताब करते हैं। ताहम आज रिवायत से हट कर उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आला है जम्मू कश्मीर के, वो ऐवान में गैर हाजिर रहे। ऐवान की मुलतवी होने के आधे घंटे बाद वो पहुँचे, उससे पहले ही असम्बली की कार्रवाई गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस बजट की शुरुआत 3 मार्च को हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से, और उसके बाद 7 मार्च को फिर बजट पेश हुआ, फिर उस पर बजट पर बहस हुआ, कई ग्रांट्स को मंजूरी मिल गई। असम्बली के अरकान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल भी उजागर किए, लेकिन दूसरा मरहला काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि दूसरे मरहले में कई करारदादें थी, कई बिलें थी जो कि अब ज़ेर इल्तिवा ही रही। रियासत के दर्जे के हवाले से करारदाद थी, शराब पर पाबंदी का बिल जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ, लोगों जो सियासी पार्टियां हैं उस पर खूब उन्होंने सियासत की लोगों का अटेंशन हासिल करने के लिए, लेकिन जब बात आई बिल पेश करने की तो फिर वो मामला भी ज़ेर इल्तिवा ही रहा। दिल वेजर्स के हवाले से एक बिल थी, उस पर भी बहस नहीं हुई, और भी कई मामला थे, लेकिन इस हंगामे की वजह से वो जो पूरा मामला था मुतासर रहा। आपको बता दें कि आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो आज जब ऐवान की शुरुआत हुई तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं उन्होंने एक बार फिर वक़्फ़ तरमीमी कानून का मामला उठाकर कहा कि हमें इस पर बहस करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन स्पीकर ने वो इजाज़त नहीं दी। उन्होंने पहले भी कहा था कि मामला अदालत में ज़ेर बहस है, इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकती। उसके बाद कुछ देर के लिए असम्बली अगरचे चली, उसके बाद मुलतवी हुई और मुलतवी होने के बाद दोबारा 1:10 जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बदनज़मी का हवाला देते हुए वाज़ा किया कि वक़्फ़ एक्ट में तरमीम पर बहस के लिए पेश की गई मुलतवी तहरीकें उन्होंने कवायद के तहत नाकाबिल कबूल करार दी। उन्होंने कहा कि ऐवान की अक्सरियत से इस कानून पर तशवीश का इजहार करना चाहते, लेकिन कवायद के मुताबिक इजाज़त नहीं दिया जा सकता। उन्होंने एक बार फिर रूल 58 के सब रूल 7 और 9 का हवाला दिया। इधर आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने नुक्ता एतराज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्लाह ने स्पीकर की बात काटते हुए एतराज़ किया कि जब स्पीकर ऐवान की कार्रवाई का खुलासा पेश कर रहे थे, मीर सैफुल्लाह ने कहा कि स्पीकर ने उनकी मुलतवी तहरीक को कवायद की ऐसी तशरीह के तहत मुस्तरद किया जिससे वो मुतफिक नहीं। बीजेपी के अरकान भी खड़े होकर इसका जवाब देने लगे, जिससे ऐवान में शोर शराबा हो गया। स्पीकर ने मीर सैफुल्लाह को बैठने को कहा, लेकिन वो ना माने और उसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रथर ने हस्ब रिवायत शुक्रिया का कलमा कहना शुरू किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने एहतजाज किया। जारी हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इधर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने साफ कर दिया है कि वक़्फ़ कानून के ख़िलाफ़ है और वो इस कानून के लिए अब चूँकि असम्बली में कुछ हो न सका
अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वो इस वाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ वो अर्जी दाखिल करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर एक बार फिर नज़रसानी कर सके और मुसलमानों को इंसाफ फराहम किया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। तो इस तरह से अब ये 3 जमातें जम्मू कश्मीर की जो इस बिल कानून के खिलाफ है और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अर्जी दायर करेंगे। आगे बढ़ते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी सरपरस्ती याफ्ता स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स प्राइवेट लिमिटेड और GR एड सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली में मुनक़दा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बिलतरतीब 20 लाख और 5 लाख रुपए के इनामात जीत लिए। ये कामयाबी स्टार्टअप महारथी चैलेंज में हासिल की गई है, जिसमें मुल्क भर के 2400 से ज़ायद स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर हुकूमत और JKEDI की सरपरस्ती में 5 स्टार्टअप्स ने इस इवेंट में शिरकत की थी। हुकूमत ने इस शोबे को फ़रोग देने के लिए 50 करोड़ रुपये जो है वो इनके लिए मुख्तस किए गए हैं और जम्मू कश्मीर की 2 सरकारी सरपरस्ती याफ्ता स्टार्टअप्स, जिसमें JBTCO प्राइवेट लिमिटेड और GR एड सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 जम्मू कश्मीर की 2 सरकारी सरपरस्ती याफ्ता स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप महाकुंभ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बिलतरतीब 20 लाख और 5 लाख रुपए के इनामात जीत लिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने बुधल के द्रास में अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें ज़िला के तमाम अफसरान मौजूद रहे। साथ ही साथ अवामी दरबार में लोगों की एक खास तादाद ने शिरकत की। अवामी दरबार का मकसद आने वाले दिनों में गुजर बकरवाल तबका पहाड़ों का रुख करेगा, जिसको देखते हुए इन तमाम इलाकों में अवामी राबता मुहिम शुरू की गई है। लोगों ने इस दौरान कई मसाइल ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके उठाए गए तमाम मामलात और तमाम शिकायत का इजाला किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप सबको मालूम है कि ब्लॉक दिवस का एक जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेडिशन चल रहा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो हैं ब्लॉक्स में जाके पब्लिक के ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं। लेकिन इस बार हमने इसको थोड़ा एक डिफरेंट ओरिएंटेशन दिया है, कंसीडरिंग कि जो अभी नोमैडिक मूवमेंट शुरू होने वाली है, आने वाले हफ्ते में ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी और लोग 6 महीने के लिए ऊपर पीर पंजाल की पहाड़ियों में ऊपर हाई रीचेस पे चले जाएंगे और उस दौरान बहुत सारे इश्यूज का सामना लोगों को करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि वो लोगों की मूवमेंट को ईजी, कंफर्टेबल और उनकी जो प्रॉब्लम्स रास्ते के दौरान आती हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे पाएँ। इसके लिए आज द्राज गाँव का हमने दौरा किया, यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आज यहाँ मौजूद थे और एक डिटेल में वार्तालाप हुआ है लोगों के साथ, जिसमें हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है कि किस तरीके से जब वो यहाँ से पैदल चल के अपने माल मवेशी को लेके ऊपर जाते हैं, उसको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कुछ सुझाव भी लोगों के द्वारा यहाँ मिले हैं, बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए, खास तौर से शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जो हमारे PDD, बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि बिजली के बिल आते हैं, जबकि स्कीम ऑलरेडी है कि अगर कोई माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसका 6 महीने बिजली के बिल जो है माफ़ रहते हैं। और यही सारी चीज़ों को लोगों के बारे में लोगों को बताने के लिए आज ये कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया। आप देख पा रहे हैं कि लोगों का बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन है, एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन है, लोगों ने बहुत अच्छे से सुझाव भी दिए हैं। मोबाइल स्कूल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक्स हमें आए हैं और यही कोशिश है प्रशासन की कि चाहे वो सबसे लाइन में सबसे पीछे व्यक्ति हो, उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट्स उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से काम करें, सिंसेरिटी से काम करें। और चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी
हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हों उनको किसी प्रॉब्लम का सामना ना आए। जब भी वो माइग्रेटरी रूट पे रहें, रास्ते में उन्हें किसी भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। आज हमारे एडीसी साहब ने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किसी का जानवर रास्ते में मर जाता है, तो अगर व्हाट्सएप पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो भी हमारे डिपार्टमेंट्स उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।